हेलो बेटा। चलिए हम लोग आज बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की। इससे पहले हम लोग इंटेलिजेंसी की जो भी थ्योरी दी गई थी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा उसकी स्टडी कर रहे थे। लेकिन इंटेलिजेंसी की हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, ये इंटेलिजेंसी डेवलप कैसे होती है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस पर अदर्स का। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी की तरफ। कैसे डेवलप होता है इंटेलिजेंसी, यानी बुद्धि का विकास कैसे होता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि बुद्धि का जो विकास है वो ब्रेन और जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उनके विकास पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति का जितना विकसित मस्तिष्क होगा, उसके स्नायु जितने विकसित होंगे, उसी पर निर्भर करता है व्यक्ति की बुद्धि। यानी बुद्धि का संबंध आपके बृहद मस्तिष्क के सबसे ऊपरी सतह, आउटर लेयर ऑफ द सेरिब्रम ऑफ द कॉर्टेक्स, उस पर डिपेंड करता है। मीन्स आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम ऑफ कॉर्टेक्स, जो बुद्धि है उसका संबंध उसी से है। सभी प्रकार की जो आपकी बौद्धिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण भी मस्तिष्क के इसी भाग से होता है। जन्म के समय ये भाग कहें तो लगभग 50% ही डेवलप किया रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो लगभग 50% ही ये जो आपका आउटर लेयर जो सेरिब्रम है, कॉर्टेक्स है, वो डेवलप होता है। जो बाकी आपका 50% है वो आपका कहें तो जैसे जैसे पर्सन में मेच्योरिटी आती है, जैसे जैसे विकास होता है, तो जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे आपका 50% जो बुद्धि है वो भी विकसित होती है और निरंतर इसमें कहें तो एक तरह से विकास ही होता है। जन्म के बाद जो बच्चा होता है वो एक स्वस्थ प्रकार से कहें वातावरण की उसे आवश्यकता होती है, स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति की हेरिडिटिकल जो इफ़ेक्ट होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए एक अच्छे इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। यहीं से आपके ब्रेन की जो क्रियाएं होती हैं उनका भी समुचित रूप से विकास होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो आपके विकास से संबंधित जो बुद्धि की विकास से संबंधित जो स्टिमुलस होते हैं आपके इन्वायरमेंट में ही मिलेंगे और उसी इन्वायरमेंट के दौरान व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। ऐसा मनोवैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि जो बच्चा है उसकी बुद्धि का विकास उसके शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ होता है। बुद्धि परीक्षण जो है इसी तथ्य पर भी प्रकाश डालता है कि जो समुचित बुद्धि का विकास है वो आयु और शारीरिक जो वृद्धि है उसी के संगत होता है। यानी जैसे जैसे व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि हो रही है, शारीरिक विकास हो रहा है, वैसे वैसे ही उसका बुद्धि का भी विकास होता है। जन्म के समय अगर हम बात करें तो जो बच्चा होता है उसके अंदर बहुत ही कहें तो अल्प मात्रा में बुद्धि होती है। जिस समय बच्चा जन्म लेता है उसमें जो बुद्धि होती है बहुत ही कम होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उसमें बुद्धि का विकास भी होता रहता है। यानी कहने का अर्थ है कि परिपक्वता और बुद्धि लगभग समान गति से विकसित हो सकते हैं। और जो आपके इंटेलिजेंसी टेस्ट होते हैं उसके आधार पे ये कहा भी जा सकता है कि जो 4-5 साल का जो बच्चा होता है उसकी बुद्धि का विकास तेज़ी से होता है। ये आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं और किसी भी चीज़ को सीखने की जो आंतरिक इच्छा होती है उनमें बहुत तीव्र होती है और सीखने में वो काफ़ी कहें तो एक एडल्ट एडोलसेंस पर्सन से काफ़ी शार्प होते हैं, किसी चीज़ को वो जल्दी सीख लेते हैं। तो यहाँ इनकी बुद्धि का विकास जो होता है उसकी गति कह सकते हैं कि काफ़ी तीव्र होती है। इसके बाद उनके सारे जो विकास की गति होती है कुछ कम होने लगती है। यानी कहने का अर्थ है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें जो बुद्धि है वो काफ़ी कम होती है, यानी अल्प विकसित होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ने लगती है वैसे उसे उसमें बुद्धि का जो विकास है काफ़ी तेज़ी से होने लगता है।
4-5 साल तक उसकी बुद्धि का विकास है काफ़ी तेज़ी से होता है। उसके बाद की जो अवस्थाएं आती हैं, उसके बाद की अवस्था में जो बुद्धि है उसका विकास कुछ शिथिल पड़ जाता है, कुछ धीमा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुद्धि का विकास बंद हो जाता है या कम हो जाता है। हाँ, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जो विकास की गति है वो शिथिल क्यों पड़ जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है? क्योंकि बिना कारण के तो कुछ होगा नहीं। तो ये क्या कारण है अभी तक तो ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि 10 से जो 12 साल के बीच जो बच्चे होते हैं उनमें ऐसा अक्सर होता है। 12 से जो 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी आयु में वृद्धि और बुद्धि दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ठीक है, यहाँ कहने का अर्थ है कि जब 12 से 14 साल की एज में बच्चा जाता है तो वहाँ जब उसकी आयु में जो वृद्धि हो रही है उसी के साथ उसकी बुद्धि का भी विकास भी होता है। 14 वर्ष की अवस्था में ये जो बुद्धि का विकास है वास्तव में चरम सीमा पर कहें तो पहुँच जाता है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें 16 वर्ष में भी पहुँचता है। यानी कहने का अर्थ है कि डिपेंड करता है कि पर्सन को कैसा इन्वायरमेंट मिला है और किस टाइप से बच्चे में बुद्धि का विकास हो रहा है, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं पर्सन में, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। आपको हम व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है इसको भी बताएंगे। तो यहाँ जो पर्सन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण किसी बच्चे में जो बुद्धि का विकास है वो जल्दी हो जाता है, किसी बच्चे में बुद्धि का विकास देर से होता है, लेकिन होता ज़रूर है। ठीक है, तो यहाँ 14 वर्ष की अवस्था में किसी किसी बच्चे में जो बुद्धि का विकास है वो चरम सीमा में पहुँच जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बुद्धि का विकास 16 वर्ष की आयु में विकसित होता है, लेकिन ये निश्चित है कि 18 साल के बाद ये किसी भी दशा में कहें तो नहीं बढ़ती है। ऐसा कहा जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 18 साल के बाद जो बुद्धि है उसका विकास नहीं होता या कम मात्रा में होता है। जो ऐसे बालक हैं जो मंदबुद्धि हैं उनमें बुद्धि का जो विकास है वो पूर्ण रूप अगर कहें तो वो अपनी पूर्णता को जल्दी ही पहुंच जाता है। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनमें बुद्धि का विकास कुछ ही होता है और कम समय के लिए होता है, यानी वो अपनी पूर्णता को ही जल्दी प्राप्त कर लेता है। वो कुछ ही समय में अपनी बुद्धि का पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। यानी पूर्णता की यहाँ बात ये हम नहीं कहेंगे कि इंटेलिजेंसी कंप्लीट हो जाती है उसकी, यहाँ इंटेलिजेंसी जो डेवलप हो रही है वही कम होती है और कुछ समय के बाद टोटली बंद हो जाती है। तो ऐसी जो स्थिति होती है इसमें जो विकास की गति होती है वो मंद होती है। इसकी अगर हम विपरीत अवस्था देखें तो तीव्र बुद्धि के जो बालक होते हैं आपके, उनकी जो बुद्धि होती है तीव्र गति से बढ़ती है। जो मंद बुद्धि बालक हैं उनकी अपेक्षा हम देखें तो कुछ वर्षों बाद, जैसे बुद्धि परीक्षण से अगर हम मेजर करते हैं तो उनके अनुसार भी लगभग 3 वर्ष बाद वो अपनी चरम सीमा में पहुंच ही जाते हैं। ऐसे जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि 16 से 18 वर्ष तक भी कुछ न कुछ विकसित होती रहती है। ये निश्चित रूप से कहें तो तीव्र और जो जीनियस पर्सन बच्चे होते हैं उन्हीं बालकों की तरह उनकी भी बुद्धि विकसित होती है, लेकिन मंद गति से हो रही होती है, इसलिए पूर्णता को प्राप्त वो जल्दी कर लेते हैं और उन बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। जो अदर साइकोलॉजिस्ट ने जो स्टडी किया, अपनी स्टडी के दौरान उन्होंने बताया कि जो बालक आपके मंद बुद्धि के होते हैं उनमें लगभग 13 से 14 वर्ष में बौद्धिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। लेकिन जो सामान्य बालक होते हैं उन बालकों में जो बुद्धि का विकास होता है वो 16 वर्ष या कहें तो 16 वर्ष में तीव्र या प्रखर जो बुद्धि के कहें बालक होते हैं उनमें होता है और लगभग 18 वर्ष तक उनकी बुद्धि का विकास चलता रहता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बुद्धि का विकास है ये सामान्य बालकों की अपेक्षा जो तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं उनमें शीघ्रता से होता है, जबकि मंद बुद्धि जो बालक होते हैं इनकी जो गति होती है काफ़ी मंद होती है। बौद्धिक विकास की सीमा को अगर हम देखना चाहें तो यहाँ जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो लगभग 14 वर्ष तक, सामान्य बुद्धि के जो बालक हैं लगभग 16 वर्ष तक, और जो जीनियस बालक होते हैं
वो लगभग 18 वर्ष तक उनमें बुद्धि का विकास चलता रहता है। बौद्धिक विकास के अगर हम क्रम को देखें, जो उनका क्रम होता है, जिसमें बुद्धि का विकास कहें तो बौद्धिक क्रियाओं के रूप में व्यक्त होता है। ठीक है, जो बौद्धिक विकास है वो बौद्धिक क्रियाओं के रूप में व्यक्त होता है, जिसमें आपके प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, ये जो प्रक्रियाएं हैं ये ही आपकी बौद्धिक क्रियाओं के अंतर्गत कही जाती हैं। इन्हीं जो जटिल मानसिक प्रक्रियाएं हैं इनके रूप में ही बुद्धि की अभिव्यक्ति होती है। बुद्धि के विकास के साथ साथ ये सभी क्रियाएं जो होती हैं वो जटिलता के साथ बढ़ती हैं। यानी कहने का अर्थ है कि बालक में जो प्रत्यक्षीकरण होता है अगर भ्रामक है या गलत चिंतन का उसमें अधिकता है तो ऐसे जो बालक होते हैं उनमें बुद्धि का जो विकास हो वो काफ़ी कहें तो दोषपूर्ण होता है और इसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। ऐसी जो बुद्धि होती है उसमें आगे चल कर के जो बच्चे होते हैं उसमें धीरे धीरे संशोधन हो भी जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि बुद्धि के विकास के साथ साथ जो जटिल मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनका भी विकास होता है। अंत में अगर हम बात करें तो बुद्धि के विकास के संदर्भ में ये जान लेना आवश्यक है कि आपकी बुद्धि कैसे विकसित हो रही है, उसका क्रम क्या है। तो यहाँ कभी बुद्धि का विकास और ज्ञान जो है, यानी कहने का अर्थ है कि कभी बुद्धि विकास और ज्ञान विकास को एक ही वस्तु नहीं समझना चाहिए, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। साधारण जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि और ज्ञान दोनों एक ही वस्तु समझ लेते हैं। जो सिंपली ऐसे अगर समझाया जाता है तो लोग ज्ञान और बुद्धि का मतलब एक ही से निकालते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि बुद्धि वास्तव में जन्मजात योग्यता होती है जबकि ज्ञान आपकी अर्जित योग्यता है। तो यहाँ ज्ञान और बुद्धि में अंतर है। ज्ञान की जो विकास है उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, जबकि बुद्धि की जो विकास की सीमा है वो निर्धारित है। तो वह आयु के साथ साथ जो जीवन पर्यंत विकसित हो सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि ज्ञान जो है वो जैसे जैसे आपकी आयु डेवलप कर रही है, आयु जैसे जैसे आपकी आयु का विकास हो रहा है वैसे वैसे वो आपकी जो ज्ञान है वो आप अर्जित करते जाते हैं। इसलिए ज्ञान के विकास की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन अगर हम बुद्धि के विकास की बात करें तो ये जो बुद्धि है आपकी 16 से 18 वर्ष की अवस्था में जाती जाती कहें तो रुक जाती है। और इस प्रकार ये बात करें तो 25 से और 40 वर्ष के व्यक्तियों में जो बुद्धि है कहें तो सामान्य बुद्धि के ही हो तो बुद्धि की दृष्टि में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन उन दोनों की ज्ञान और अनुभव में आपके अंतर आ जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो 18 साल का पर्सन है उसकी बुद्धि और जो 40 साल का व्यक्ति है उसकी बुद्धि अगर सामान्य अवस्था की है तो वो सामान्य अवस्था में ही होगी। हाँ, लेकिन उनकी ज्ञान में वृद्धि होगी। जो 40 साल के पर्सन हैं उनकी ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, लेकिन आपके जो 16 से 18 साल के पर्सन है उनकी बुद्धि उतनी है लेकिन ज्ञान बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि वो बहुत कुछ एक बार नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो बौद्धिक जो क्षमता होती है इसका विकास आपके 16 से 18 वर्ष के बीच कहें तो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत भी आपको दिए गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें टर्मन और स्टैनफोर्ड की भी की, तो इन्होंने जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया था उसमें इन्होंने जो कहें जो आंकड़े थी उसकी एनालिसिस की। तो एनालिसिस के दौरान इन्होंने बतलाया कि जो मानसिक आयु है उसमें 18 वर्ष के बाद कोई कोई वृद्धि नहीं होती। जहाँ तक मानसिक आयु और शारीरिक आयु की अगर हम संबंध की बात करें, मानसिक आयु और शारीरिक आयु का जो परस्पर संबंध है उसकी बात करें तो उसमें टर्मन ने कहा है कि इन दोनों के बीच में समानांतर बुद्धि का संबंध होता है। मीन्स कि इनमें जो लीनियर रिलेशनशिप दिखा गया है। जैसे जैसे आपकी शारीरिक आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे मानसिक आयु भी बढ़ती है अकॉर्डिंग टू टर्मन। तो टर्मन ने अपने सिद्धांत में ये दिखाया भी कि जो मंदबुद्धि बालक हैं और जो सामान्य बुद्धि के बालक हैं उसमें एक तरह से क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होती है। साथ ही जो ऐसे हैं पर्सन जिनमें आपकी सामान्य बुद्धि है और मंद बुद्धि जो बालक हैं उनके अंदर एक तरह से जो अगर हम गुणात्मक संबंध की बात करें तो उसमें गुणात्मक संबंध ढूंढने पर भी नहीं मिलता। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी क्षमता जो है
वो मंद बुद्धि बालकों में कम विकसित होती है, ठीक है, और जो सामान्य बुद्धि के बालक हैं उनमें अधिक विकसित होती है। टर्मन का ये भी मानना है कि जो मानसिक आयु है वो नित्य समान गति से भी बढ़ती है। यानी कहने का अर्थ है कि 5 और 6 वर्ष के बीच की जो मानसिक विकास की मात्रा होती है उतनी ही होगी जितनी 10 और 11 वर्ष के बीच। लेकिन टर्बर की बुद्धि जो विकास के सिद्धांत हैं उसकी मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना भी की है। वेक्सलर ने इनके द्वारा जो संकलित आंकड़े थे उसके आधार पर भी ये बतलाया है कि मानसिक विकास कम से कम 20 वर्षों तक चलता है। यानी जो मेंटल एज है पर्सन की वो लगभग 20 वर्षों तक बढ़ती है। उनका ये भी मानना है कि जो मानसिक आयु होती है वो समान गति से नहीं बढ़ती, इसमें कभी न कभी उतार चढ़ाव देखने को ज़रूर मिल सकता है। इसीलिए वेक्सलर ने जो अपना बौद्धिक विकास का एक तरह से कर्व जो तैयार किया था, उस कर्व में उन्होंने जो मेंटल एज थी और जो क्रोनोलॉजिकल एज थी उसके बीच में एक तरह से जो समानांतर विकास का संबंध है उसको देखने की कोशिश की, जो उसमें दिखाई नहीं दिया। वेक्सलर ने जो भी आपका कर्व तैयार किया उससे भी ये वहीं पता चला कि जो आपकी 20 साल की आयु के बाद, जिस पर्सन की 20 साल की आयु पूरी हो जा रही है उसके बाद बौद्धिक क्षमता में थोड़ा बहुत तो कहें ह्रास होने लगता है। वैसे इस ह्रास की जो गति होती है वो काफ़ी मंद होती है, इसलिए पता नहीं चल पाता है पर्सन को। बौद्धिक विकास की ये जो गतिविधि है वेक्सलर ने भी इसको दिखाने की कोशिश की, जिसे उन्होंने एक रेखा चित्र से स्पष्ट रूप से समझाया है। और साथ ही थर्स्टन ने भी यही अपना विचार दिया है कि जो आपकी 7 जो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं, जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, उसमें भी जो प्रत्येक के भीतर अलग अलग आपकी समान गति से जो बुद्धि है वो होती है, परंतु ये जो योग्यताएं हैं वो अलग अलग जो आपकी एज लेवल होती है उस पर ही जाकर के मेच्योर होती हैं। जैसे आपकी प्रत्यक्षण की जो क्षमता होती है लगभग 12 वर्ष तक, स्थानगत तौर तक की जो क्षमता होती है 14 वर्ष तक, संख्यात्मक और जो स्मृति की आपकी क्षमता होती है 16 वर्ष की आयु में, और भाषा बोध और शब्द प्रवाह की जो क्षमताएं होती हैं वो बाद में परिपक्व होती हैं। तो ऐसे जो उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बताया है, तो इनका यही कहना है कि जो भी हमारी बुद्धि की विकास होती है वो कहें तो उन्होंने जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी की बात की थी, तो ग्रुप फैक्टर में उन्होंने बताया ही है कि ये जो फैक्टर हैं अलग अलग एज पर ही कम्प्लीटली डेवलप हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो उन्होंने मानसिक क्षमताओं की बात की, मेंटल एबिलिटीज़ की बात की, उसमें मेच्योरिटी वो तभी होगी जब उस पर्सन उस एज में पहुँचता है। थर्स्टन ने भी यही बात कही है कि बौद्धिक विकास में जो बाल्यकाल की अवस्था है 9 से 10 वर्षों तक वो बड़ी ही तीव्र गति से चलता है, लेकिन 11 वर्ष के बाद उसकी जो गति होती है वो मंद हो जाती है, ठीक है। तो बौद्धिक विकास के जो सिद्धांत हैं इसमें जो भी आपके रिसर्च किए गए हैं उसी आधार पे आपके स्विस जो मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, उनका योगदान तो भूला ही नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने जीन पियाजे ने एक कहें तो 0 टू कहें 15 की तक की एज की बात की है, और उसमें कैसे कैसे जो बच्चा है उसका इंटेलिजेंसी कैसे कैसे डेवलप होती है उस सब के बारे में उन्होंने बात की है। तो यहाँ जो जीव वैज्ञानिक होने के कारण बौद्धिक विकास की जो व्याख्या उन्होंने की उसमें जीव विज्ञान के कुछ ऐसे पद जैसे संरचना, अनुकूलन, संतुलन, इन सब का उपयोग उन्होंने किया है। पियाजे की जो बुद्धि को वातावरण के साथ जैविक अनुकूलन की कहा माना ही गया है। यानी कहने का अर्थ है कि जो पियाजे हैं उन्होंने जो बुद्धि की व्याख्या की है उसको वातावरण के साथ एक तरह से जैविक अनुकूलन की बात उन्होंने की है, जिसमें जो अनुकूलन है उसमें 2 आपके प्रोसेस मूल हैं। उसमें समावेशन की बात की है और समायोजन की बात की है। तो यहाँ जो उन्होंने समावेशन और समायोजन की बात की उसके अंतर्गत जो समावेशन है उसमें उन्होंने कहा है कि समावेशन के अंतर्गत प्राणी जो है अपनी मानसिक संरचना में वातावरण के नए तत्वों को आत्मसात करता है। जो भी उसकी मानसिक क्रियाएं होती हैं, मानसिक जो संरचना होती है उसको वातावरण के वो जो नए तत्व हैं उसको वो आत्मसात करता है। यहाँ समायोजन भी जान लीजिए, ये बात तो समायोजन की हुई कि समावेशन के अंतर्गत प्राणी जो है
जो आपकी मेंटल स्ट्रक्चर होती हैं उसमें वातावरण के नए तत्वों को आत्मसात करने की कोशिश करता है। समायोजन के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि जो विद्यमान मानसिक संरचना होती है, जो व्यक्ति में ऑलरेडी बनी हुई है, जो मेंटल स्ट्रक्चर, उसमें वातावरण के नए प्रत्यक्षीकरण के जो उपयुक्त बनने की बात की गई है। यानी कहने का अर्थ है जो प्रत्यक्षीकरण के उपयुक्त बनाने के लिए किया जाने वाला परिमार्जन है, उससे लिया गया है। इस प्रकार का अगर हम बात करें तो बुद्धि एक ऐसा कहें तो गत्यात्मक प्रक्रम है जो वातावरण के सापेक्ष प्राणी की मानसिक संरचना की एक तरह से परिष्कार से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पियाजे ने बालकों की बौद्धिक विकास का जो अध्ययन है वो स्वाभाविक परिस्थिति में करने की कोशिश की, और उनकी जो उपलब्धियाँ हैं इसलिए महत्वपूर्ण भी समझी जाती हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, यहाँ उन्होंने कहा ही है कि मनोविज्ञानी की जो धारणा है वो सत्य नहीं है कि कहीं दो मानसिक आयु स्तर पर पाई जाने वाली जो बौद्धिक क्रियाएं हैं उनमें केवल मात्रा का ही अंतर होता है, गुण का नहीं। पियाजे का मानना है कि जो भी मानसिक आयु स्तरों पर पाई जाने वाली बौद्धिक क्रियाएं हैं उनमें मात्रा के साथ साथ गुण में भी अंतर होता है। गुण का अंतर नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ बच्चों में जो कॉग्निटिव की बात की गई है, तो कॉग्निशन की जो बात की गई है, तो उनका कहना है कि बच्चों के संज्ञानात्मक जो व्यवहार हैं अगर हम उसका अध्ययन करें उसमें बौद्धिक विकास की कई अवस्थाएं पाई जाएंगी, और इसी आधार पर उन्होंने स्टडी भी अपनी की है जिसमें उन्होंने विकास की जो बौद्धिक क्रियाएं होती हैं, यानी कहने का अर्थ है कि बच्चे में जो बौद्धिक क्रियाओं का विकास होता है वो गुण की दृष्टि से अगर हम देखें तो उसमें कुछ अंतर होता है, और उनके इस अंतर को कहें तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पियाजे के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं होती हैं उसमें आपका सेंसरी कहें तो पहली जो स्टेज होती है उसमें आपका सेंसरी मोटर पीरियड होता है, यानी संवेदी पेशी अवस्था होती है। दूसरी अवस्था जो होती है प्राकृतिक संक्रियात्मक चिंतन की अवस्था होती है, यानी पीरियड्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। नेक्स्ट है आपका स्थूल संक्रिया की अवस्था, मीन्स पीरियड ऑफ कॉन्सर्टेट ऑपरेशन, और औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था यानी पीरियड ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये जो उन्होंने इन अवस्थाओं का वर्णन किया है उनके अनुसार इनमें से जो प्रत्येक अवस्था होती है उन्हें मानसिक क्रियाओं की एक नए ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और जो आपके पुराने जो संगठन हैं वो उनका स्थान ले लेते हैं। इसी संदर्भ में ये कहा है उन्होंने कि पियाजे ने जो बौद्धिक कार्य होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल जो फंक्शन है और जो इंटेलेक्चुअल आपके स्ट्रक्चर है, इसी आधार पर उन्होंने उसकी चर्चा भी की और उन्हें एक दूसरे से अलग बतलाया। बौद्धिक कार्यों के अंतर्गत वे सामान्य विशेषताएं आती हैं जिन्हें बालक बौद्धिक क्षमता के अंतर्गत फल कह प्रदर्शित करता है, जैसे सीखने, समायोजित होने और तर्क करने के जो कार्य होते हैं। बौद्धिक विकास के क्रम में इन सभी कार्यों का हमेशा सामान्य रूप से कहें जैसे बने रहते हैं, उन्हें परिवर्तन नहीं आता। बौद्धिक जो संरचनाएं होती हैं, रचनाएं होती हैं, बौद्धिक गुणों में उन संगठनों को रखा जा सकता है जो कि बालक की आयु के साथ साथ आपकी परिवर्तित होते रहते हैं। और वास्तव में पियाजे की जो रुचि थी वो बौद्धिक संरचनाओं में थी, क्योंकि ये संरचनाएं बुद्धि के गुणात्मक अंतरों को शो कर रही थी, यानी क्वांटिटेटिव जो डिफरेंसेस थे उसको बता रही थी। तो कह सकते हैं कि पियाजे ने जो बौद्धिक विकास की प्रत्येक अवस्था में एक विशिष्ट गुण से युक्त जो संरचनाएं विकसित की उसके बारे में उन्होंने बात करने की कोशिश की। पियाजे की ये जो 5 अवस्थाएं हैं, अगर हम इन अवस्थाओं की स्टडी करें तो काफ़ी हमको कहें उससे बौद्धिक विकास किस प्रकार हो रहा है उसके बारे में हमको ज्ञान प्राप्त होता है। इन पियाजे's व्यू इंटेलिजेंस इज एन adaptive process that involve an interplay of biological maturation and interaction with the environment. He view intellectual development as an evolution of cognitive process such as understanding the law of nature, the principle of grammar and mathematical rules. तो यहाँ जो पियाजे ने कहा है कि जो बुद्धि है वास्तव में एडॉप्टिव प्रोसेस है,
और जो इन्होंने ये 4 अवस्थाएं बतलाई हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्रिपरेशनल स्टेज, कॉन्सेप्ट कहें तो कॉन्स्टेट जो ऑपरेशनल स्टेज है, फॉर्मूला ऑपरेशनल स्टेज है। तो ये जो 4 आपके स्टेज हैं उसके भी कहें तो सब स्टेज उन्होंने बताया है। कि जो इन्होंने फर्स्ट स्टेज की बात की है उसमें उन्होंने ये बताया है कि ये जो स्टेज होती है वो 0 to 2 ईयर्स होती है। इसमें जो विशेषताएं होती हैं वो 2 मुख्य हैं, जिसमें कि पहला होता है कि बच्चा अपने व्यवहार या क्रिया से और उसके परिणाम के बीच एक प्रकार से संबंध कायम करता है। दूसरी विशेषता ये होती है कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है अपने आप को वातावरण के जो वस्तु होते हैं उससे अलग करने की क्षमता वो विकसित कर लेता है। अपने आप को वातावरण की जो अन्य वस्तु होती हैं उससे अलग वो समझना शुरू कर देता है। यानी कुछ खास जो मोटर बिहेवियर होते हैं जैसे कि कैच करना या छीनना, ग्रैप्सिंग, तो या जो आपके स्थानीय संबंध हैं उनका ज्ञान बच्चे में होने लगता है। बच्चा ऐसे व्यक्तियों के व्यवहारों की भी नकल करना शुरू कर देता है जो वहाँ पर नहीं है। तो ये जो आपका चलता है स्टेज, वो आपके कहें तो जो बच्चा है उसमें एक तरह से कहें वस्तु के स्थायित्व का जो गुण है वो उसमें समझ में आने लगता है। यानी बच्चा जो है व्यवहार में एक तरह से नेता दिखाना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा मुख्य रूप से जो वस्तु स्थायित्व है, जो ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस में है, उसका संप्रत्यय उसमें विकसित हो जाता है। और वस्तु स्थायित्व, अब यहाँ हाँ वस्तु अस्थायित्व क्या होता है ये आप जानना जरूर चाहेंगे। तो इससे तात्पर्य होता है कि बच्चा ये समझना शुरू कर देता है कि उसकी नज़र के सामने किसी वस्तु के न होने पर भी उसका अस्तित्व बना हुआ है। जो ये वस्तु स्थायित्व का गुण होता है इस अवस्था में के जो अंत में यानी 20 से 24 महीने के बीच में बच्चे में विकसित होना शुरू हो जाता है। और यही 20 महीने से छोटा जो बच्चा होता है यही समझता है कि कोई वस्तु जो उसके सामने नहीं है तो वो वस्तु समाप्त हो चुकी है। यहाँ दूसरी स्टेज की अगर हम बात करें तो दूसरी स्टेज जो होती है जो प्रचलात्मक जो अवस्था है, पोजिशनल स्टेज होती है, वो होती है ये स्टेज आपकी 2 to 7 ईयर्स की मानी गई है, जिसमें ये कहा गया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड भी किया गया है, जिसमें आपका संप्रत्यात्मक अवधि जो 2 से 4 साल तक होती है और अंतर्दर्शी जो अवधि होती है वो 4 से 7 साल तक की होती है। प्राक संप्रत्यात्मक जो अवधि होती है इसमें बच्चा अलग अलग तरह के जो सिंबल्स होता है, जो इमेज होती है, जो वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग को सीखता है। इस तरह से कहें तो बच्चे में एक तरह से भाषा का विकास शुरू हो जाता है। वो प्रतिमाओं के और संकेतों के सहारे कहें तो एक तरह से उसको चिंतन करने में मदद मिलती है। ये जो आपकी टाइमिंग होती है कहें तो एक तरह से कॉग्निटिव प्रोसेस का इसमें डेवलपमेंट होता है। बच्चा अनुकरण जो होता है वो करना शुरू कर देता है खेल खेल में। इसी कहें तो टाइमिंग में जो कॉग्निटिव थॉट्स होते हैं वो भी बच्चे में शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ दोष भी पाए गए हैं, जैसे जीववाद और अहमवाद। जो ये टाइमिंग होती है इसमें बच्चे में निर्जीव चीज़ों को भी कहने का अर्थ है कि वो सजीव समझने लगता है। जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा सजीव है, टीवी चल रही है टीवी सजीव, इसमें जीववाद की जो धारणा है वो होने लगती है। दूसरी तरफ उसमें अहमवाद भी दिखाई देने लगता है। कहने का अर्थ है कि चिंतन में जो आपके एक तरह से जो दोष है आपके जीववाद का, यही उत्पन्न हो जाता है उसमें। अहमवाद यहाँ कहने का अर्थ है कि बच्चे में ऐसा दोष है जिसमें बच्चा ये सोचता है कि जो वस्तुएं हैं उसका पीछा कर रही हैं क्योंकि वह उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चे जो ऐसा कहते भी हैं कि चाँद, सूर्य, बादल, हवा सब उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो उसमें उसके अंतर्गत एक अहमवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो दूसरी स्टेज है उसमें अंतर्दर्शी अवधि की मैंने जो बात की आप लोगों से, तो इसमें इंटेटिव जो थिंकिंग है वो स्टार्ट हो जाता है और एक सिस्टमेटिक जो लॉजिक है वो उसमें नहीं होता। यानी कहने का अर्थ है कि वो अंतर्दर्शी चिंतन तो करता है लेकिन उसमें क्रमबद्धता नहीं होती। इस समय में जो बच्चे होते हैं एक तरह से नियम के अर्थ को नहीं समझते, क्योंकि वे नियम की कुछ तार्किक जो थिंकिंग होती है वो उनमें नहीं विकसित हो पाती है, जिसे वो समझ ही नहीं पाते। जैसे 3 into 3 तो 9 हो सकता है,
इसके विपरीत अगर हम 9 का वर्गमूल जैसे निकाल दें, तो यहाँ जो वर्गमूल है वो उनको क्लियर नहीं है। तो यहाँ वर्ग और वर्गमूल में एक तरह से तार्किक जो विपरीतता है, कहें कि लॉजिकल जो अपोजिट है, वो उसका संबंध वो नहीं समझ पाते हैं। ये जो स्टेज होती है उनके अंदर दर्शी अवधि की होती है। पियाजे ने जो थर्ड स्टेप की बात की है, जो थर्ड स्टेज है, जिसमें कहा गया है मूर्त परिचलात्मक अवस्था, कॉन्स्ट्रेट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज होती है 7 to 11, 7 से 11 साल की होती है। इसमें बच्चों में जो लॉजिकल थिंकिंग है वो होती है, उनके विचारों में एक तरह से कहें कि सिस्टमलाइजेशन होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है उनमें। ऐसे में इनके जो थिंकिंग होती है उनमें कहें तो कहें पलटावीपन कम होता है, या कहें तो पलटावे उनका जो गुण है उसकी जगह पर एक तरह से पलटन का गुण विकसित होने लगता है। यानी बच्चा अब ये समझने लगता है कि 5 रुपया या उसके विपरीत 500 पैसा बराबर ही होते हैं। ये जो स्टेज होती है उसमें वो वस्तुओं को उसकी बीमाओं यानी उसकी डायमेंशन, उसकी हाइट, उसका वेट, उसके शेप, उसके कलर, इन सब के आधार पे वो क्लासिफाइड करना शुरू कर देता है। यानी अगर उनको 2-4 वस्तुएं दे दी जा रही हैं तो उसकी डायमेंशन को देखेगा, उसकी हाइट को देखेगा, उसके वेट को देखेगा, उसके शेप को देखेगा, उसके कलर को देखेगा, और उस कलर के अकॉर्डिंग, वो शेप के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, डायमेंशन के अकॉर्डिंग वो क्लासिफाइड करना शुरू कर देता है कि ये इस वर्ग में आएंगे। ये चीज़ें उसके अंदर आने लगती हैं और ये करने में उसको काफ़ी इंटरेस्ट भी आता है। इस तरीके से कहें तो ये जो अवस्था होती है इसकी मूल विशेषता ही यही है कि बच्चे जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेस में पहले से अधिक इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इन्वॉल्व होने के साथ ही इनकी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो काफ़ी जटिल भी हो जाते हैं और लॉजिकल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, जो फोर्थ स्टेज है, तो फॉर्मल जो आपकी ऑपरेशनल स्टेज है, इस स्टेज की शुरुआत क्या है तो 12 साल से होती है और लगभग 15 साल तक ये चीज़ें बनी हुई होती हैं। ये जो स्टेज होती है बच्चों में एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की होती है। ये सब जो थिंकिंग है उनके अंदर एक तरह से विकसित होने लगता है। वे सामान्य जो नियम होते हैं यानी जो जनरल सलाह होते हैं उसका अर्थ सही अर्थ में समझ लेते हैं। उससे जो संभव हो सकता है वो उनको समझ में आने लगता है। उसे हाइपोथेसिस के रूप में बदल करके सोच करके कुछ उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही 15 वर्ष की उम्र उनकी समाप्त होने लगती है, वो एडल्ट होने के समान किसी समस्या के समाधान में तार्किक जो नियम होते हैं वो उनका भी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि वो एक तरह से लॉजिकल रूल के अकॉर्डिंग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि जो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव जो डेवलपमेंटल थ्योरी दी है वो बुद्धि के विकास किस प्रकार हो रहा है और कैसे हो रहा है, इस पर उन्होंने बल डालने की कोशिश। पियाजे की एक पूर्व कल्पना ये थी कि यदि कोई बच्चा उस कार्य को नहीं कर पाता है जिस स्टेज के लिए वह कार्य निर्धारित है, तो इसका अर्थ है कि वह उस कार्य से संबंधित उसमें जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है उसमें नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि उनकी जो परिकल्पना है ये शो करती है कि बच्चा जिस एज में है उस एज के कार्य को अगर वो कर पाता है तब तो वो सही है, इसका मतलब उसमें कॉग्निटिव जो कैपेसिटी है वो है। लेकिन जिस अवस्था के लिए वो कार्य निर्धारित है, कोई किसी कार्य को जिस अवस्था के लिए निर्धारित किया गया है और बच्चा उसे नहीं कर पा रहा है, तो इसका अर्थ है कि उसमें कॉग्निटिव कैपेसिटी नहीं है। गेलमैन ने इस बात की आलोचना भी की है और गेलमैन ने कहा भी कि जो ये अवस्था होती है, इस अवस्था में की एक विशेषता होती है संरक्षण। यानी कहने का अर्थ है कि उसमें अध्ययन में पाया गया, जो गेलमैन है उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं उसमें अधिकतर जो संख्या से संबंधित समस्याएं होती हैं वो उसका समाधान नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे जो संख्या से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो समाधान नहीं कर पाते, जिनमें कि अधिक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो वैसी जो समस्या होती है उसका समाधान अच्छी तरह से कर लेते हैं जिनमें संख्या का कम प्रयोग होता है। यानी कहने का अर्थ है कि वैसी समस्याएं जिसमें कई डिजिट होते हैं, तो बच्चे वैसे 3-4 साल के जो बच्चे होते हैं उनका समाधान नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे जो आपकी समस्याएं होती हैं जिनमें डिजिट कम होते हैं
तो वैसी समस्याओं का समाधान कर लेती हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से ऐसा कहना कि जो बच्चा है वो समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है या उसमें संज्ञानात्मक जो क्षमता है वो शून्य है, ये सही नहीं है। क्योंकि इस पर जो रिसर्च भी किए गए, अगर ब्राउन और कुक की मैं बात करूँ तो उन्होंने भी जो प्री स्कूल चिल्ड्रन थे उनके थिंकिंग में जो अहम भाव था वो देखने की कोशिश की, जो उसमें उनको मिला कि ऐसा नहीं होता है जैसा कि पियाजे का अनुमान था। साथ ही पियाजे का ये भी विचार था कि प्रत्येक अवस्था के भीतर जो संज्ञानात्मक विकास होता है, आपका कॉग्निटिव जो ग्रोथ हो रहा है उसमें कंटिन्यूटी होती है, लेकिन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो होने वाला आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कहें तो निरंतर नहीं होता। यानी कहने का अर्थ है कि जो प्रत्येक अवस्था होती है उसके भीतर होने वाली जो संज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं, साथ ही एक क्रम में होते हैं, लेकिन एक अवस्था से जो दूसरी अवस्था है उसमें होने वाला जो परिवर्तन है वो स्वतंत्र होता है और उनका कोई निश्चित कहें तो क्रम भी नहीं होता। इस पर साइकोलॉजिस्ट ने उनकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रत्येक अवस्था के भीतर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो होता है और उसमें एक तरह से क्रमिक कहें तो परिवर्तन भी होता है, धीरे धीरे या निरंतर होता रहता है। ठीक उसी तरीके से एक अवस्था से जो दूसरी अवस्था के बीच की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें भी आपके चेंजेस होते हैं और स्टेप बाय स्टेप होता है। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें उसमें जो निरंतरता है वो बनी हुई होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें अचानक वस्तु स्थायित्व का जो संप्रत्यय है वो विकसित नहीं हो सकता। तो यहाँ प्रचलात्मक जो अवस्था है उसके शुरू होते ही जो बच्चे के सभी गुण हैं उसमें अपने आप बच्चे नहीं आ जाते, बल्कि इसके लिए इससे पहले की जो अवस्था यानी जो ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था है तो उसमें बच्चों का उपयुक्त अनुभव का होना अनिवार्य है। यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जब भी बच्चे में कोई पहली स्टेज पूरी होगी और पहली स्टेज के जो उसके एक्सपीरियंस होंगे वहीं उसके दूसरे स्टेज के जो एक्सपीरियंस है उसमें काम आएंगे। अगर हम पहले स्टेज की जो एक्सपीरियंस है हम उसको नहीं जोड़ रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं या बच्चा उसको अनुभूत नहीं कर पा रहा है या उसमें डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाया है, तो दूसरी स्टेज जो होती है जो बच्चे में जो पियाजे ने 4 स्टेज की बात की है उसमें जो बाद की स्टेज है वो प्रभावित होने लगती है और बच्चे की जो बुद्धि है वो धीमी गति से चलने लगती है। तो यहाँ एक स्टेज का प्रभाव दूसरे पर कहें तो देखा जा सकता है, क्योंकि उसके अनुभव का होना बच्चे में अनिवार्य है। पिछले अनुभव से ही वो दूसरे जो स्टेज होते हैं उसमें वो कुछ सीख पाता है। इसके साथ ही पियाजे ने जो अपने सिद्धांत में कहा है कि बच्चों में भिन्न भिन्न प्रकार के जो संप्रत्यय होते हैं यानी कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो रीजनिंग होती है, उसका जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है उसकी कहें तो अगर हम व्याख्या की बात करें तो उन्होंने व्याख्या उसका नहीं किया है, इसीलिए उनके सिद्धांत में कुछ प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिल पाता है। जैसे आपका वस्तु का स्थायित्व है उसकी कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्लियर नहीं किया है, विजुअल जो स्टिमुलस है उसका नहीं उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, जो वो फॉर्मल एजुकेशन है उसको भी उन्होंने क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश नहीं की है। तो यहाँ जो प्रचलात्मक जो चिंतन है, फॉर्मल ऑपरेशन थिंकिंग है, उसके विकास कितना होगा कैसे होगा इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे जो प्रश्न हैं पियाजे के सिद्धांत में जो उत्तर है वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी भी जो संप्रत्यय है उसकी व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं की है। वैसे ये कहा जा सकता है कि चाहे जितनी भी आलोचना की जाए पियाजे का जो सिद्धांत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनके सिद्धांत में जो संप्रत्यय हैं, जो कॉन्सेप्ट के इन्होंने दिए हैं, उसकी जांच करने के लिए अगर हम प्रयोग करें तो उसमें अधिकतर प्रयोग में जो पियाजे हैं उनकी विचारों की पुष्टि भी हुई है। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं ब्राउन कुक की, तो उन्होंने भी निष्कर्ष तौर पे कहा है कि बहुत से जो आपके एप्लीकेशन जो स्टडीज़ होती हैं उसमें पियाजे की कार्य विधि से अधिक कहें तो तीक्ष्ण तरीके से की कार्यविधि है उसका उपयोग किया जा सकता है और पियाजे द्वारा जो प्रस्तावित विचार है वो मिलता भी है। मीन्स की मेनी जो replication studies using method recognize then Piaget have generally conformed and the pattern described by Piaget.